व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब बारी आ गई है रिटायरमेंट एंड डेथ के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की। तो बच्चों, मैं आपको क्लिप्स लगा के दे रहा हूँ रिटायरमेंट डेथ के कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं जीएनजी के, बट कॉन्सेप्ट्स एक बार आपको वापस से रिवीजन करने हैं। तो चलो जल्दी से पहले इस वीडियो के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो रिटायरमेंट डेथ के, एंड देन लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। कल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज रिटायरमेंट डेथ करके सोना, कसम खा लेना आज बिना रिटायरमेंट डेथ करे सोना नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर में, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर में मेजॉरिटी चीजें सेम है, बस डेथ में एक इंटरिम प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है जो अलग है, क्योंकि पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो रही मेनली, तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो अलग है, उसकी बात मैं अलग से करूंगा। पहले रिटायरमेंट की बात समझो। बेटा, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका पैसा देना है आपने, भाई वो जा रहा है फर्म छोड़ के, तो हमें उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखो भाई, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो आपको यहां पे सीखनी है। देखो, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका हिस्सा कंटिन्यूइंग पार्टनर लेंगे तो गेन होगा उनको, जो जा रहा है उसका तो नुकसान ही है, ये सीखना है सबसे पहले। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की होता है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। उसके बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट यूनिवर्सल सेम होता है, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा। उसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन, जो कि बिल्कुल सेम है जैसा आपने पहले सीखा है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ये सब बच्चों आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हो। ये सारी चीजें हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही शानदार चीजें हैं। आज की वीडियो में सारे बेसिक्स कर लेना, कल मॉड्यूल में से क्वेश्चंस करा दूंगा और ये भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आओ फिर जल्दी से शुरू करते हैं एंड विल स्टार्ट विद न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग डाल दो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? देखो बच्चों, पहले मीनिंग समझो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो समझो, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अकाउंटेंसी में सबसे पहले मतलब पता होना सब आसान है। देखो क्या है, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है अपनी इच्छा से, सबको बता के कि ठीक है यार, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद दिस फर्म, आई वॉन्ट टू रेस्ट, या वट एवर रीजन्स, वो फर्म छोड़ के जा रहा है ना। तो रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो वो अपना शेयर किसी ना किसी पुराने पार्टनर को दे जाता है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब ये अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ये अपना हिस्सा ए को भी दे सकता है, ये अपना हिस्सा बी को भी दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही उसका हिस्सा बराबर बराबर ले लें या किसी शेयर में ले लें। तो एडमिशन में क्या होता था, जब कोई पार्टनर आता था तो वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता था, है ना। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, वो अपना हिस्सा दे के जाएगा, सेल करके जाएगा। भाई इसका प्रॉफिट भी तो इसके जाने के बाद किसी ना किसी को मिलेगा ना, तो वो सेल करके जाता है अपना शेयर। सेम इज द केस विद डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर भी कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं कि जो अभी फर्म में कंटिन्यू करेंगे वो लोग ले लेते हैं। बस फर्क क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब रिटायरिंग पार्टनर खुद कर लेता है। डेथ के केस में पार्टनर की क्योंकि डेथ हो गई तो वो अपना हिसाब खुद नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे उसका एग्जीक्यूटर हिसाब किताब करता है। तो डेथ के केस में डिजीज्ड पार्टनर का हिसाब किताब कौन करता है? एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब जो इंडिविजुअल जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हिसाब किताब करेगा उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर सर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इन दोनों ही चैप्टर्स में? तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यू रेशो
एंड गेनिंग रेशो। सर इस बार गेनिंग क्यों, सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं? बच्चों देखो, जब पार्टनर आता था ना, जब एडमिशन होता था, तो उस केस में पुराने पार्टनर्स अपना हिस्सा उसको देते थे, तो सेक्रीफाइस करते थे। लेकिन इस बार तो ये अपना हिस्सा इनको देके जाएगा ना, तो ये गेन करेंगे। तो न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जब जब मैं रिजर्व्स लिखता हूं तो रिजर्व्स के साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी है। उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे एडमिशन में आई थी, वैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे भी आती हैं, राइट। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमको रिटायरमेंट में भी पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स होते हैं जैसे लोन अकाउंट, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो ये सब बेटा रिटायरमेंट में आप पढ़ते हो। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम ये सब 1 बाय 1 कवर कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, then we have treatment of reserves, then we have revaluation of assets and liabilities, capital adjustments। capital adjustments के 5 केसेस हैं इस बार, ठीक है। लोन अकाउंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ये हमारा इस चैप्टर का पूरा हिसाब किताब रहने वाला है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्विकली। डन हो गया? अब मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देंगे सब लोग, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। सर ये न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या है, कैसे निकलेगी? तो इसके लिए भी बच्चों हम सबसे पहले 2 केसेस बना लेंगे। एडमिशन में भी 2 केसेस होते थे, यहां भी 2 केसेस होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट गेन। देखो एडमिशन में होता था व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस, कि किसने कितना सेक्रीफाइस करा उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहां पे आएगा व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट गेन एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेन। जब जानकारी नहीं है और जब जानकारी है, ठीक है। सर कैसे कैसे होता है, चलो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एग्जांपल लिखो जल्दी जल्दी से। एग्जांपल लिखेंगे बेटा, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स या लॉस शेयर करते हैं 3:2:1 में। आगे लिखा हुआ है ए रिटायर्स या फिर डाइड, कुछ भी हो सकता है। रिटायरमेंट डेथ में सेम ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो ए रिटायर लिखा हो या ए डाइड लिखा हो, और उसके बाद लिखा हो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या करोगे? देखो बच्चों 3 पार्टनर का रेशो दिया हुआ है, एक रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कौन लेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट गेन, कुछ भी नहीं है। तो जब भी ऐसा हो, जब जानकारी ना हो, तो जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है या जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर हटा दो बस, सिंपली। तो अगर 3:2:1 ओल्ड रेशो था, यानी ए रेशो बी रेशो सी 3:2:1 था, आपको पता है ए रिटायर हो गया या ए की डेथ हो गई, तो इसको हटा दो, ये हट गया। तो बी रेशो सी कितना रह गया? 2:1। बात खत्म, ये हो गया। देखो ठीक है सर, बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। सपोज ऐसा दिया हुआ है ए रेशो बी रेशो सी 4:6:3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन जा रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी रिटायर या बी डाइड, क्या होगा फिर? इसका शेयर हटा दो, क्या बन जाएगा? ए रेशो सी 4:3, खत्म। तो बेसिकली जब भी जानकारी नहीं होती तो बहुत ही आसान है रिटायरमेंट में, कुछ भी नहीं करना। जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दो,
बाकी बचे हुए आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर जानकारी दी हुई है फिर क्या होगा, जैसे यही वाला केस ले लेते हैं, A/B/C 3/2/1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A retires and his share was taken by B and C equally। इस बार देखो बच्चों, क्वेश्चन में पूरी जानकारी है कि ABC का रेशो 3:1 था, A रिटायर हुआ और उसका शेयर किसने ले लिया, B और C ने बराबर बराबर ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, आप ऐसा लिखोगे, A है 3/6, B है 2/6, C है 1/6, ठीक है। अब कौन गया, ये गया, ये A, तो हम लिख देंगे जो A है वो रिटायर हो गया, A रिटायर हो गया। अब इसका जो हिस्सा है वो किसने लिया, B और C ने बराबर बराबर लिया, तो B और C का कितना कितना गेन हो जाएगा, गेन बाय B एंड C। B और C का कितना कितना गेन हो जाएगा बेटा, A का हिस्सा B और C ने ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, 3/6 को उन्होंने आधा आधा ले लिया था, इक्वली दिया हुआ था, तो 3/6 का हाफ कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 3/12। ये आ गया बच्चों, देखो भाई 3/6 का हाफ 3/12 हो गया। तो अब ये B में जोड़ दो, आधा इसको मिल गया और आधा इसको मिल गया, 3/12 दोनों में जोड़ दो, ऐड कर दो। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो शेयर है A का वो B और C ने बराबर बराबर ले लिया। तो अब हमारे पास नया रेशो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो 12, 6 × 2 2 2 4, 4 + 3 7/12, यहाँ पे भी ले लो 12, 6 2 2 + 3 5/12, तो रेशो बन गया 7/5। दिस इज आंसर, 7/5 बच्चों हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था, इस बार बस पता था, उसने बताया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर किसने लिया है ना, तो हमने वैसे कर दिया भाई। हमने निकाल लिया कि B और C का कितना गेन आएगा, A का शेयर आधा आधा लिया था तो आधा आधा आ गया, राइट। अब इसको B में ऐड कर दिया और C में ऐड कर दिया। एक और करेंगे, आइए एक और करते हैं, आ जाओ जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि A/B/C है 4/3/2, 4/3/2, ठीक हो गया। और ऐसा लिखा हुआ है C रिटायर एंड हिज शेयर was entirely taken by B। लो जी, इस बार ऐसा लिखा हुआ है कि C रिटायर हुआ और इसका शेयर पूरा का पूरा किसने ले लिया, B ने ले लिया। तो इस बार भी इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन है। दो ही केस बनते हैं, या तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दो, या फिर इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन है तो जो दिया हुआ है उस हिसाब से कर दो। बस इस बार ऐड होता है, एडमिशन में क्या होता था, माइनस होता था पुराने पार्टनर्स में से, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, A है 4/9, B है 3/9, 2 और C है हमारे पास 2/9। ये है क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है C रिटायर, यानी कि ये पार्टनर जा रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो गया। एंड हिज शेयर वॉज एंटायरली टेकन बाय B, इसका पूरा शेयर B ने ले लिया, तो ये पूरा का पूरा यहां ऐड हो जाएगा, यहां ऐड हो जाएगा। तो ये तो 4/9 ही रहेगा, ये 5/9 हो जाएगा। तो इस बार जो A/B हो गया वो हो गया 4/5। देखो ऐसा, ये ऐसा भी बोल सकता था कि पूरा शेयर A ने ले लिया तो हम A में जोड़ देते। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार समझा फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए यार तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो दिक्कत है, समझे, ठीक है। चलो सर ये तो समझे, अच्छा अब जल्दी से हेडिंग डालो, गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, किस तरीके से निकलता है, इसमें भी दो केस बनाओ। व्हेन
न्यू रेशो is not given and when new ratio is given। जब न्यू रेशो गिवन नहीं है और जब न्यू रेशो गिवन है। ठीक है बेटा, दो ही केस बनते हैं गेनिंग रेशो में भी। न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, न्यू रेशो दिया हुआ है। सर इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल मतलब हुआ इसका भी। सबसे पहले ये लिख लो, जब न्यू रेशो नहीं दिया तो फिर क्या होता है? जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है, न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। ये कहानी लिखो फटाफट से। सबसे पहले तो जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो जो ओल्ड है वही न्यू है और वही न्यू गेनिंग भी है। सर मतलब कुछ कहानी समझ से नहीं आई? हाँ नालायको, देखो A रेशो B रेशो C 3 रेशो 2 रेशो 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है B रिटायर, B रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, ऐसा दिया हुआ है। देखो जरा सवाल, क्वेश्चन ने क्या बोला? ABC 3 पार्टनर थे 3 रेशो 2 रेशो 1 में। ठीक है, B रिटायर हो गया, B चला गया, आपको बोल रहा है न्यू रेशो भी बताओ, गेनिंग रेशो में बताओ। इसका मतलब न्यू रेशो गिवन नहीं है। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो आप क्या करते हो भाई? ABC 3 पार्टनर थे, रेशो था 3 रेशो 2 रेशो 1, B गया तो इसका हिस्सा हटा दो, A रेशो C आ गया 3 रेशो 1, ये न्यू रेशो आ गया। सर आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब न्यू रेशो ढूंढना पड़ा, न्यू रेशो गिवन नहीं थी। तो मैंने क्या बोला? जब भी न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही न्यू होती है। देखो जो पहले थी अब भी वही है, और न्यू ही गेनिंग होती है। तो A रेशो C का न्यू रेशो भी यही है और गेनिंग रेशो भी यही है। यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है। तो जब न्यू रेशो नहीं दिया कोई दिमाग नहीं लगाना, न्यू रेशो निकालो उतना ही गेनिंग रेशो भी होगा। ठीक है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि 4 रेशो 7 रेशो 6, ये ओल्ड रेशो है। C गया ये हटा दो, 4 रेशो 7 यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है। बात खत्म। कितना सिंपल है बेटा, ठीक है या नहीं है? अब दूसरा समझो, जब न्यू रेशो गिवन हो, यानी ओल्ड भी दिया हुआ है न्यू भी दिया हुआ है। सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि A रेशो B रेशो C थे 1 रेशो 1 रेशो 1, C रिटायर हो गया। C क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब जो न्यू रेशो है वो है A रेशो B का 12 रेशो 12, ऐसा लिखा हुआ 12 रेशो 12। तो ABC 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशो ये था, C गया, इनका न्यू रेशो ये है। इसका मतलब ओल्ड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो जब भी न्यू रेशो गिवन हो फिर क्या करें सर? फिर सिंपली गेनिंग रेशो का फॉर्मूला चलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये याद रखना, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। जब भी दोनों रेशो दिए हुए हों, ओल्ड भी न्यू भी, फिर फॉर्मूला चलेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब सर जल्दी जल्दी से करके दिखाओ जरा। देखो गेनिंग रेशो विल बी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पहले क्या था? A और B का हिस्सा, A और B थे 1/3 पहले ओल्ड में, ये थे 1/3 है ना। अभी कितने हैं? 1/2 यही तो है भाई। 12 रेशो 12 का मतलब 1 रेशो 1 है ना। इसका मतलब एलसीएम आप 6 ले लो, एलसीएम आप जल्दी से 6 ले लेंगे, राइट। 3 - 2 3 - 2 1/6 हमेशा जहां पे एलसीएम लेते हैं वहीं पे चेक करते हैं। तो इस बार ओल्ड से न्यू इधर चलेगा, तो 2 से 3 ये कर गया गेन, 2 से 3 ये भी कर गया गेन। तो 1/6 और 1/6 दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब गेनिंग रेशो भी आया 1/1। गेनिंग रेशो कितना आया? 1/1। तो ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यान ये रखना है कि अगर न्यू रेशो दिया हुआ है फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो नहीं दिया हुआ तो जो न्यू आएगा वही गेनिंग भी आएगा, इसका ध्यान रखना है बस। रेशोज में हमेशा यही कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट में। क्या ये बात ध्यान रहेगी?
मेरे प्यारे नालायकों, क्या ये बात ध्यान रहेगी? पहला कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट होता है या नहीं होता है रेशियोज का? जल्दी से बताओ। सेट होता है बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, सच बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? चलो ये डन है, ओके डन सर। इसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2, सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? वो है गुडविल। सर गुडविल का क्या करेंगे? सिंपल सी बात है बच्चों, वेरी 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 सिंपल। सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या भला? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल तो सुना सुना लग रहा है। हाँ बेटा वही है, इसके बिना जग भी सुना सुना लागे रे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब समझते हो? जो बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारी खरीदी हुई गुडविल है, जो कहां पे गिवन है? गिवन इन बैलेंस शीट। ये तो हमारी दुश्मन है, पता है ना तुम्हें? ये हमारी दुश्मन है। जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो दुश्मन है। उसे देखते ही, पता है ना, देखते ही शूट एट साइट, राइट ऑफ कर दो, हटा दो बुक्स में से। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को बेटा हमेशा हटाना है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर था, चाहे वो एडमिशन था, अभी रिटायरमेंट डेथ है, इसमें भी यही ट्रीटमेंट है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल तो हटा दो, राइट ऑफ कर दो। तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये तो हमेशा यही होना है यार, तीनों चैप्टर्स में यही होना है। तो बढ़िया तरीके से तो तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए। बस ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स में, इस बार ABC 3 पार्टनर थे, C जा रहा है तो नए पार्टनर AB होंगे। तो आपको ओल्ड में करना है, उसके रिटायरमेंट से पहले करना है। जैसे एडमिशन में एडमिशन से पहले करते थे, चेंज इन PSR में रेशियो चेंज होने से पहले करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो रिटायरमेंट में भी उसके जाने से पहले इसको राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एंड देन वी हैव गुडविल ऑफ द फर्म। सर गुडविल ऑफ द फर्म वो आपको एडजस्टमेंट्स में दी हुई होगी। ये कहाँ पे दी होगी? गिवन इन एडजस्टमेंट्स। ये नीचे एडजस्टमेंट्स में होगी। सर इसका क्या करते हैं? बच्चों ये सिंपल है, देखो जब पार्टनर का एडमिशन होता था तो वो गुडविल का पैसा लेके आता था, है ना? और वो किसको देता था वो पैसा? जो सेक्रीफाइस कर रहे थे। वो सेक्रीफाइस क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अपना शेयर उन दोनों से बाय करता है, एक तरीके से उसका पैसा देता है। भाई वो लोग अपना शेयर उसको देते हैं ना, तो वो उसका पेमेंट करता है उनको। सिंपल है या नहीं है? अब सर रिटायरमेंट में क्या हो रहा है? रिटायरमेंट में ये हो रहा है मेरी जान कि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है ना? अब सपोज 3 पार्टनर थे, A B C। ये जा रहा है तो ये तो सेक्रीफाइस ही करेगा। ये तो क्या करेगा? हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि ये जा रहा है। अब ये अपना हिस्सा बेटा किसी ना किसी को तो देके जाएगा ना। ये अपना हिस्सा हो सकता है किसी A को देके जाए, हो सकता है B को देके जाए, हो सकता है दोनों को देके जाए। तो जिसको भी देके जाएगा वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। वो गेन करेंगे। अब जब वो गेन कर रहे हैं, उसका शेयर ले रहे हैं, तो वो अपना मुफ्त में शेयर थोड़ी देगा भाई। मेहनत करके उसने अपना शेयर जनरेट करा है भाई। ABC ने मिलके फर्म बनाई, तो C की भी तो बराबर मेहनत है ना उस फर्म को चलाने में। तो ऐसे थोड़ी प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट तब आता है जब तीनों ने मेहनत करी थी। अब C जा रहा है, अपना प्रॉफिट किसी को देके जाएगा, तो उसका पेमेंट तो मांगेगा ना वो। तो सिंपल सी बात है, जो भी गेन कर रहा है वो पे करेगा। पे करेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट माइनस होगा, और जो जा रहा है उसको पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट प्लस होगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्लस करना है, गेनिंग पार्टनर को माइनस करना है। कैपिटल कम किधर होता है? माइनस किधर होता है? डेबिट में माइनस होता है। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर ये तो सेम बिल्कुल PSR जैसा एंट्री हो गया। हाँ वही है मेरी जान। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो। क्यों डेबिट कर दो? क्योंकि वो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग का शेयर खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, है ना? तो इनको तो करो डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका कैपिटल होगा कम। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कैपिटल हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, इसको पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल का सिंपल सा 2 ट्रीटमेंट्स हैं बच्चों।
क्या दो ट्रीटमेंट है? अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको देखते ही शूट एट साइट, जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अगर किसी क्वेश्चन में हुआ, नहीं हुआ तो इग्नोर, हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। और जो मेरा गुडविल ऑफ द फर्म है वो एडजस्ट करना है। ये कौन सी रेशो में एडजस्ट करेंगे? गेनिंग रेशो में। भाई जिसने जितना गेन करा है उतना ही तो वो पेमेंट करेगा ना, तो ये हमेशा गेनिंग रेशो में एडजस्ट होता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, गुडविल। समझे? क्लियर हुआ? बिफोर वी प्रोसीड टू क्वेश्चंस, एक कॉन्सेप्ट और देख लो, वो क्या है? डालो हेडिंग जल्दी से, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses को हम कैसे ट्रीट करते हैं? सर ये रिजर्व्स एंड accumulated profits हैं क्या? बिल्कुल सेम जैसा चेंज इन PSR में होता था, जैसा एडमिशन में होता था, वैसा ही यहाँ पे भी ट्रीटमेंट है। इसका मतलब क्या है बेटा? रिजर्व्स का मतलब जो पैसा आपने जोड़ के रखा हुआ है, आपकी सेविंग्स है ना, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो आपने नहीं बांटे अभी तक, राइट। तो आप मान लो कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। अब इनका कोई तो प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, यानी प्रॉफिट है कुछ पिछले साल का, लेट सपोज 60,000 रुपये, और एक इनका कोई रिजर्व भी है जो इन्होंने मिलजुल के बनाया था, लेट सपोज 90,000 रुपीज। ठीक है, तो इनके पास एक तो P&L का बैलेंस है, एक इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। अब बेसिकली जो B है वो हो रहा है रिटायर, B फर्म छोड़ के जा रहा है। अब आप सोचो बच्चों, B अगर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो बोलेगा भैया रिजर्व में जो मैंने पैसा जोड़ा था, अब अभी तक काम तो आया नहीं वो फर्म के, अब मैं जा रहा हूं तो पैसा तो मेरा ही है ना, मुझे वो पैसा दे दो, मैं ले जाऊंगा। तो बेसिकली जब कोई पार्टनर जाता है तो वो बोलता है भैया मेरा रिजर्व्स का भी हिस्सा दो, मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का भी हिस्सा दो। भाई प्रॉफिट है मुझे दो, लॉस है तो मेरे से चार्ज कर लो, मैं उसको पे करके जाता हूं। तो बेसिकली रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट? तो जब भी बच्चों रिटायरमेंट होगा तो हमें सिंपली क्या करना है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। सर किस में बांटे? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। जिसने जितना जितना रिजर्व बनाया हुआ है, जिसने जितना जितना प्रॉफिट जिसका बनता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर जनरल एंट्रीज कैसे कैसे बनेंगी? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। अब जनरल एंट्रीज लिखो फटाफट से। कैसे बनेंगी? रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है। सर ये कहाँ पे दिया होता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो P&L दिख रहा है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सही है। 2 किसको बांट दो? ओल्ड पार्टनर्स, यानी ABC ओल्ड पार्टनर्स है तो सभी में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स्ड हुए तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में होगा। रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर कोई लॉस वॉस हुए फिर? इन केस ऑफ accumulated losses। सर अगर लॉसेस हुए फिर क्या होगा? तो बच्चों अगर हुए लॉस फिर हमको क्या करना है? देखो अगर होंगे लॉस तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? ये है ना, पार्टनर्स को तो चार्ज होगा, तो ये तो कैपिटल डेबिट करने का मतलब होता है कि कैपिटल हो गया कम,
राइट। अब क्या चीज है जो आप बांट रहे हो? टू पी एंड एल। पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ पे दिया होता है? बैलेंस शीट के एसेट में दिया होता है बच्चों, ठीक है। सर बैलेंस शीट की एसेट में? हाँ, एसेट में इसलिए क्योंकि लॉस है ना, एसेट है फर्म के लिए, उसने लेना है पार्टनर से ये पैसा। अब जब कोई प्रॉफिट होता है तो फर्म ने बांटना होता है, तो वो फर्म की लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। इसी तरीके से अगर एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट हुआ तो वो भी आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल दोगे। इसको हम किस नाम से दिखाते हैं? या तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से होगा, या फिर ये होगा बच्चों आपका फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। इसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से भी हमको देखने को मिलता है, ये सही है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले, फिक्टिशियस एसेट बोले, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोले, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। ओके, बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में दी होती हैं, तो एसेट्स में से उठा के कैपिटल के डेबिट में डाल दो। ये जो होती हैं ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दी होती हैं, तो लाइबिलिटीज में से उठा के कैपिटल में डाल दो। बेसिकली लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पोस्टिंग होती है, तुम्हारे लिए बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही होना है, ये भी ओल्ड रेशो में ही होना है। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट डन है मेरे नालायकों, क्लियर हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और रेशियोज, ये आपको आ गया। एक चीज और छोटी सी लिखनी है, नोट करो जल्दी से। स्पेशल रिजर्व्स, फिर से सर स्पेशल रिजर्व्स तो वही हुए, हाँ जी वही, लाइक WCR, IFR will be adjusted with respect to their adjustments। ये बेटा तुम्हें PSR में सिखाए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही WCR और IFR एडजस्ट होंगे with respect to their adjustments। भाई WCR में क्लेम होते हैं, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा दी होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। परफेक्ट सर। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मुझे आवाज तो आई है जैसे मेरे टाइसन ने मेरा ट्राइपॉड हिला दिया हो। लेट मी सी, नहीं हिलाया नहीं है, वो बैठा है आराम से। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इसका क्या मतलब है बच्चों? रिटायरमेंट में भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं जैसा आप पहले पढ़ते आ रहे हो, यानी वैसे ही रेशियोज मैंने आपको सिखाए। गुडविल का ट्रीटमेंट, इसके अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। भाई जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि उसका शेयर अब नहीं मिलने वाला उसको आगे से, वो प्रॉफिट्स नहीं ले पाएगा बिजनेस में, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो वो बोलता है यार मेरा पैसा पे कर दो। तो हम बोलते हैं कि जिसको उसने अपना शेयर बेचा, जो गेन कर रहे हैं, वो उसको कंपनसेट कर देंगे। तो गुडविल का हमने सीख लिया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। रिजर्व्स को आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब बड़े क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो बड़े क्वेश्चंस के क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों? सर क्या बड़ा क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे हम पहले चैप्टर्स में करते आए हैं? एग्जैक्टली यस, बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। सर किस चीज के बैलेंसेस? कैपिटल के बैलेंसेस। अगर करंट है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस। तो पहला स्टेप बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है। दूसरा स्टेप आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। आपने अगर कोई रिजर्व्स वगैरह बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो उसको बांट दो, है ना। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आप बांट के चलो। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनका रीवैल्यूएशन करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। गुडविल की एंट्री हमने क्या सीखी? गुडविल की एंट्री हमने सीखी है जी डेबिट टू एस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, दूसरा स्टेप रिजर्व्स को बांटो, तीसरा स्टेप गुडविल का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के साथ साथ ये तो यहाँ पे हो गए थे रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है सर, ये भी हो गया। नंबर 4 पे बच्चों हम लोग करते हैं बैलेंसिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, जो फर्म में कंटिन्यू करेंगे, उनकी तो बैलेंसिंग कर दो। जो रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट कर दो। भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब देखो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन में क्या होता था, ये सब काम हम करते थे। ये सब काम करने के बाद लास्ट में हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाल लेते थे, बैलेंस निकालते थे और वो बैलेंस चला जाता था बैलेंस शीट में, यही तो करते थे। लेकिन अभी अगर 3 पार्टनर हैं, एक फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसका बैलेंस हम बैलेंस शीट में तो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो तो फर्म छोड़ के जा रहा है, अब वो हमारा पार्टनर ही नहीं है। तो फिर इस केस में मैं क्या करूं बच्चों? इस केस में बच्चों हम उसका सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कैसे करते हैं अभी सिखाता हूं। इसके बाद आखिरी 5वां स्टेप क्या होता है? 5वां स्टेप होता है अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो वो कर दो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड फाइनलाइज बैलेंस शीट। तो कैपिटल एडजस्ट करो और बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर दो। बैलेंस शीट एकदम फाइनलाइज हो जाएगी, बराबर मैच हो जाएगी, काम खत्म। तो ये तो बच्चों हमारे मेन स्टेप्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हो गया। अब जो मेरा मेन चीज है वो ये है, रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे करना है सर। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका सेटलमेंट कैसे करना है। तो बच्चों इसमें ना 2 केस आएंगे। कितने केस आएंगे? 2 केस आएंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन बच्चों साइलेंट है, आपको पता लग गया रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, सी रिटायर हो रहा है, बट क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला सी के पेमेंट के बारे में। भाई सी फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका एक अमाउंट निकल के आएगा। भाई उसने जो कैपिटल लगाई हुई है, उसका जो रिजर्व का हिस्सा है, उसका जो गुडविल का हिस्सा है, उसका जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, तो उसका एक हिस्सा निकल के आने वाला है, हम सबको पता है ना। तो वो जो उसका हिस्सा निकल के आएगा, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं क्या करूं, पेमेंट करूं या ना करूं। तो अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता बच्चों, तो आप सिंपली क्या करने वाले हो, आप उसके हिस्से को ट्रांसफर कर दोगे लोन अकाउंट में। आप उसको ट्रांसफर कर दोगे लोन अकाउंट में। सर ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? ट्रांसफर करने का मतलब है बच्चों, फर्म ये बोलती है कि ठीक है आपका पैसा हमारे पास है, अब आप ऐसा मान लो कि हमने आपसे लोन लिया हुआ है, हम अपने आप धीरे धीरे विद टाइम पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और ये जो लोन है ना बच्चों, ये बेसिकली लाइबिलिटी में शो होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी तक उसका जो बैलेंस था वो कैपिटल के नाम से शो होता था, अब कैपिटल के नाम से नहीं लोन के नाम से शो होगा, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा। जब वो पार्टनर था तो कैपिटल था उसका पैसा, अब वो पार्टनर ही नहीं रहा तो फिर उसका पैसा लोन है फर्म के लिए, फर्म उसको पे करेगी विद इंटरेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये करना है। और अगर क्वेश्चन ने बोला कि पे कर दो, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सर रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर दो, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पे कर दो। अब क्या करेंगे? तो फिर सिंपल है, फिर उसको पेमेंट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम बैंक में से पे कर देंगे, ठीक है। फिर सिंपली उसका पेमेंट हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा मेरा बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप लोन में ट्रांसफर कर दोगे,
क्वेश्चन ने अगर कुछ बोला कि पे कर दो तो हम उसको पे कर देंगे। अब आज मैं आपको इन दोनों में से एक केस का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराता हूं, अगली क्लास में दूसरे केस का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन है बेटा? बस ध्यान रखना पे तभी करना है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा तो आप खुद से पेमेंट नहीं करोगे, आप उसका बैलेंस लोन अकाउंट में डाल के छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों? डन? बढ़िया सर, समझ गए सर। लो जी, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है पहले एक बार टॉपिक को समझ लो। एक बार टॉपिक समझ में आ गया फिर उसके केसेस के बेसिस बनाएंगे और उसके बाद फिर सवाल करेंगे। ठीक है, देखो एक बात समझो, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया बच्चों, एज्यूम कर रहा हूं 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, सी बी और ए। ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब जब रिटायरमेंट होता है, मैं मान रहा हूं कि सी का रिटायरमेंट हो रहा है, इसका ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये रिटायरिंग पार्टनर है सी। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी इनके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, भाई 3 पार्टनर्स फर्म चला रहे थे, तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं अगर कोई रिजर्व्स वगैरह हैं, जो भी रिजर्व्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बच्चों हम गुडविल का पैसा देते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो जा रहा होता है, उसको गुडविल का पैसा मिलता है, तो हम लिखते हैं बाय ए बाय बी, ये दोनों ने पैसा दिया, सी को मिल गया। ठीक है, और ये पैसा हम ए और बी में से काट लेंगे, ये ए में से कट गया, ये बी में से कट गया, यहाँ पे डैश लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं मान लेता हूँ रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट भी है, तो हमने लिख दिया बाय रीवैल्यूएशन, ये हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो तीनों पार्टनर्स में बटेगा, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर का उसका कैपिटल हो गया, रिटायरिंग पार्टनर के रिजर्व्स हो गए, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का पैसा हो गया, रिटायरिंग पार्टनर का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो भी बैलेंस निकल के आता है, उसका बच्चों जो भी बैलेंस निकल के आता है वो हम लोन अकाउंट में डाल देते हैं, टू सीज लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन होता है साइलेंट। तो ये जो भी इसका अमाउंट है ये मैंने लोन अकाउंट में डाल दिया। हमने यही सीखा था लास्ट क्लास में कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस है वो हम लोन अकाउंट में डालेंगे या पे करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला पे करेंगे तो बैलेंस शीट में बैंक में से माइनस होगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन में चला जाएगा, बस दैट इज इट, यही सीखा था। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं बच्चों, उनका बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये ए का, ये बी का, ये खत्म, ये बैलेंस आ गया बच्चों, है ना। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये बात क्लियर रखो कि ये हमारी जो कैपिटल है हमको इसको एडजस्ट करना है। ये जो कैपिटल है ना हमको इसको एडजस्ट करना है बच्चों। ये बात सबसे पहले अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो कि हम इस वाली कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, कभी भी इस वाली कैपिटल को एडजस्ट नहीं करते। तो जो हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं वो हमेशा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाली कैपिटल का करते हैं कि सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो कैपिटल आया इसको एडजस्ट करना है। अब इसको एडजस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करने के बाद इस कैपिटल को नीचे ब्रॉट डाउन कर लोगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी किताब में तो हुआ हुआ नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी किताब में तो हुआ हुआ है। तुम हमेशा कर लेना इसको ब्रॉट डाउन, ठीक है, इसको नीचे स्ट्रेच डाउन कर लेना, ओके। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करने के बाद, अब वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती हैं मैं सिखाऊंगा अभी कैसे होती हैं। जो भी फाइनल कैपिटल आएगी उसको हम यहां लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। फिर जो दोनों का डिफरेंस आएगा, भाई ये थी ये होनी चाहिए, ये थी ये होनी चाहिए, वो डिफरेंस बच्चों या तो बैंक अकाउंट से एडजस्ट होगा या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। वो जैसे क्वेश्चन बोलेगा मैं तुमको सिखाऊंगा। अब बैलेंस अगर इधर आया तो इधर लिखना बैंक या फिर करंट अकाउंट, बैलेंस अगर इधर आया तो इधर लिखना बैंक या फिर करंट अकाउंट। ऐसे, ठीक है। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ,
मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी कैपिटल आई 4, इसकी कैपिटल आई 6, और एडजस्ट करने के बाद हमने देखा कि होनी चाहिए कितनी, होनी चाहिए 5 और 5, इतनी होनी चाहिए। तो देखो इसने, इसकी अभी 4 है, होनी चाहिए 5, तो ये पैसा लेके आएगा, तो ये तो यहां पे लिखेगा 1 बाय बैंक, हो गई 5। इसकी अभी 6 है, होनी चाहिए 5, तो ये लेके जाएगा, इसका बैलेंस इधर आएगा 1, इसका बैलेंस इधर आ गया। तो बैलेंस कहीं भी आ सकता है, बैलेंस इधर आया तो बाय बैंक या बाय करंट अकाउंट जैसे क्वेश्चन बोलेगा, इधर आया तो टू बैंक या टू करंट अकाउंट जैसे क्वेश्चन बोलेगा। सही हुआ। अब इस कैपिटल एडजस्टमेंट के 5 टोटल केस हो सकते हैं बच्चों। कितने केस हो सकते हैं? 5। तो सबसे पहला केस जो होता है, हेडिंग डालो, केस नंबर 1, व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल is to be adjusted in new profit sharing ratio। सिंपल। क्या बोला? केस 1 में जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, यानी जो कैपिटल अभी आपको दिख रही है, बस उसी को आपको न्यू रेशो में एडजस्ट कर देना है। सर इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल यही आई थी 4 लाख और 6 लाख, आपकी कैपिटल सपोज यही आई थी 4 लाख 6 लाख, और जो न्यू रेशो है वो इक्वल है। न्यू रेशो कितना है? इक्वल। तो आप सिंपली इसको जोड़ोगे, 4 और 6 कितना बना? 10 लाख, और इस 10 लाख को न्यू रेशो में बांट दोगे। न्यू रेशो कितना कितना हुआ? 5 लाख 5 लाख, बस हो गया काम। ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा दिया हुआ कि एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस में होना चाहिए? नए पीएसआर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 हम करेंगे कैलकुलेट टोटल कैपिटल बाय एडिंग कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों? जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो चला गया वो तो चला गया, अब उसकी कैपिटल की तो बात ही नहीं है, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, उनकी टोटल कैपिटल निकाल दो। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? सिंपली ऐड करके उनके कैपिटल्स को ऐड कर दो, और स्टेप नंबर 2 डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपली इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, और कुछ नहीं करना। तो यहां पे हमने जैसे बोला था ना कि सपोज ये आ रहा है 4 और 6, तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? इसको जोड़ दो, 10 लाख आ गया, 10 लाख को न्यू रेशो में बांट दो, जो बराबर बराबर था 1:1, 5 और 5, ऐसे एडजस्ट करना है। समझ में आई मेरी बात? तो पहला केस क्या होता है? जब सिंपली क्वेश्चन बोलेगा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है ना, जो आपकी कैपिटल आई है, उसी को आप एडजस्ट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो एक तो केस ये बनता है। अब आ जाओ केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 क्या बनता है? व्हेन न्यू कैपिटल इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको नया कैपिटल दिया हुआ होगा, एंड टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नया कैपिटल दिया हुआ होगा और उस नए कैपिटल को नए रेशो में बांटना है। जैसे उसमें क्या दिया होगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है मुझे, फिलहाल आपके जो कैपिटल आ रहा है वो फिलहाल जो आ रहा है बच्चों वो यही आ रहा है 4 लाख और 6 लाख, ठीक है। वो कितना कितना आ रहा है? 4 लाख और 6 लाख, ऐसा आ रहा है। तो सभी एडजस्टमेंट्स हमने करे, उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर दिया या लोन में डाल दिया, वटएवर, हमारा कैपिटल ये आ रहा है 4 लाख और 6 लाख। अब क्वेश्चन में पहले केस में तो क्या था कि इसी को नए रेशो में बांट दो, तो हमने नए रेशो में बांट दिया। दूसरे केस में क्या होता है? आपको कोई नया अमाउंट दिया हुआ होगा, वो बोलेगा कि न्यू कैपिटल इज इतना रुपया, सी के जाने के बाद ए और बी की कैपिटल लेट सपोज 20 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। सपोज वो यहां पे बोल देगा द टोटल कैपिटल
आफ्टर सी का रिटायरमेंट शुड बी ₹20 लाख इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो है कितनी इनकी फिलहाल 4 और 6, होनी कितनी चाहिए 20, वो भी नए रेशो में। तो 20 अगर होनी चाहिए न्यू रेशो में, तो 20 को न्यू रेशो में बराबर बराबर, यानी 10 लाख इसकी होनी चाहिए, 10 लाख इसकी होनी चाहिए। ये है हमारा, देख ठीक है ना। अब देखो इसकी है कितनी 4, होनी चाहिए 10, तो कितना पैसा लेके आएगा सर 6 लाख लेके आ जाएगा। तो 6 लाख तो ये लेके आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक या फिर बाय करंट अकाउंट। क्वेश्चन अगर बोलता है कि बैंक से लेके आएगा तो बैंक लिखेंगे, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी कितनी है 6, होनी कितनी चाहिए 10, तो ये कितनी लाएगा 4 लाख लेके आएगा। वेरी सिंपल बच्चों, जो कैपिटल है वो तो है, जो होनी चाहिए उसमें जो डिफरेंस है ना वो ले आओ, बस दैट इज इट। जो भी वो अमाउंट देगा उसको नए रेशो में बांट दो और सिंपली एडजस्टमेंट कर दो यार, कितना सिंपल है ना। चलो इसको मैं लिखवाता हूं तुम्हें क्या स्टेप्स हैं। मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा ना कल, जब 5 केसेस के सवाल कराऊंगा तो मस्त तुमको समझ में आ जाएगा। आज पहले बेस बना लो, लिख लो और स्टेप्स आज याद कर लेना कि कहां पे क्या करना है, ठीक है। फिर जब कल सवाल कराऊंगा ना एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट दिमाग में सेट होगा। अब देखो न्यू कैपिटल गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कौन सी है ये जो गिवन है इन न्यू रेशो। न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको कैपिटल में डेबिट साइड लिख दो। स्टेप नंबर 2 कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर करो, ओल्ड कैपिटल के साथ। जो ओल्ड कैपिटल मतलब जो आफ्टर एडजस्टमेंट आई है, जो आपकी आफ्टर एडजस्टमेंट आई है। और तीसरा स्टेप नंबर 3 सिंपली या तो आपको ब्रिंग इन करनी पड़ेगी, ब्रिंग इन, या फिर विड्रॉ रिक्वायर्ड अमाउंट। भाई अगर कम रह गई तो और लेके आ जाओ, जैसे हमारे वाले केस में कम रह गई थी बच्चों। अब हमारे वाले केस में क्या हुआ था, कम रह गई थी, इसकी 4 थी इसकी 6 थी, होनी चाहिए 10, तो इसकी कम रह गई थी तो ये दोनों लेके आ गए। अब सपोज वो ऐसा बोल देता कि टोटल कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, 20 लाख नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 5 लाख। तो बच्चों अगर 5 लाख होनी चाहिए फिर तो 2.5 लाख बैठ जाता ना, फिर बैठ जाता 2.5 लाख, फिर बैठ जाता 2.5 लाख। तो फिर वो कैसे करते, फिर यहाँ था 2.5 लाख, यहाँ था 2.5 लाख। अब सोचो है 4, होनी चाहिए 2.5, तो फिर ये 1.5 विड्रॉ करता, इधर आता 1.5। है 6, होनी चाहिए 2.5, फिर ये 3.5 विड्रॉ करता, इधर आता, है ना। तो बैलेंस अगर इधर आ गया इसका मतलब कैपिटल विड्रॉन, क्योंकि इधर कैपिटल कम होता है डेबिट साइड में। इधर आ गया इसका मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि इधर कैपिटल बढ़ता है। फंडामेंटल में सबसे पहले दिन यही सिखाते हैं कि इधर कैपिटल बढ़ता है, इधर कैपिटल घटता है, ठीक है ना लायको, परफेक्ट। चलो सर समझे, ये आपका स्टेप 2 है, ठीक है। केस 2 है, अब आ जाओ केस 3 पे। सर केस 3 भी है, 5 है ना लायको, 5 केस। केस नंबर 3, when the new capital is to be made equal to capital before retirement। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जो नया कैपिटल है ना वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट के। कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट का मतलब कि ABC का जो पुराना कैपिटल है, ध्यान रखना कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट का मतलब होता है ओल्ड बैलेंस शीट वाला टोटल कैपिटल, ओल्ड बैलेंस शीट वाला टोटल कैपिटल। सर इसका मतलब A + B + C तीनों को जोड़ दूं, यस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका नया कैपिटल होना चाहिए ना वो पुरानी कैपिटल के बराबर होना चाहिए। सर पुरानी कैपिटल के बराबर होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब पहले स्टेप लिखो, यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 1। सबसे पहले कैलकुलेट करो ओल्ड कैपिटल फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। जो आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट गिवन है ना बच्चों, उसमें जो A प्लस बी प्लस सी तीनों के कैपिटल लिए हुए हैं वो जोड़ो, वो जोड़ दो। क्वेश्चन बोलता है कि जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थे ना वही होने चाहिए, तो वो जोड़ो। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड दिस कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको बस नए रेशो में बांट दो। इसका स्क्रीनशॉट लो। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना लायको, देखो ये मेरा कैपिटल अकाउंट था, ठीक है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट था। बड़े ध्यान से देखना, हम ये बोल रहे थे कि भैया इसका 4 लाख कैपिटल आया हुआ है, इसका 6 लाख कैपिटल आया हुआ है, और ये जो 4 और 6 कैपिटल आया हुआ है ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आया हुआ है। सही है। अब एक बात बताओ, जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई होगी, जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई होगी तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कैपिटल्स होंगे, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ कैपिटल्स होंगे ना बच्चों। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। अब यहाँ से निकाल देंगे। देखो ये कितना कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 4, ये आया हुआ है 6। मान लो ये 4 है, ठीक है, ये मान लो 1 और 1 है, ये मान लो 1 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है कि ये इधर हमारे पास 5 आ जाए, तो ये ले लेते हैं हम 1 1 1, ये तो बस सी को मिलेगा ना, 1 1 3, ऐसा ले लिया हमने, ठीक है, 1 1 3 ऐसा ले लिया हमने। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो इधर 1 ले लो, ये ले लो 2, ठीक है, ये ले लो 2 4, ये ले लो 3, ठीक है, परफेक्ट। अब इधर आप ले लो बच्चों, इधर है इसका 4, तो ये ले लो आप 2, इसको भी आप ले लो 1 1, ऐसा ले लो आप 1, रिजर्व भी ले लो 1, और जी ये इसको गुडविल का पैसा मिलेगा, तो ये आप ले लो दोनों मिला के 1, और ये भी ले लो 1, ऐसा ले लो। लेकिन गुडविल का हमने 1 1 2 दिए है ना, इसको 2 लो, रिवैल्यूएशन में 1 लो, इसमें 0.5 0.5 ऐसा ले लो। देखो हाइपोथेटिकल वैसे ही बना दिया मैंने कैपिटल अकाउंट कुछ भी, ठीक है। तो इन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया हुआ था, 1 लाख इसने लगाया था, 2 लाख इसने लगाया था, 50,000 इसने लगाया हुआ था, 0.5 मतलब 50,000 है ना। तो अल्टीमेटली इतना इतना पैसा इन्होंने लगाया हुआ था, ये इनका रिजर्व बट गया, ये गुडविल का पैसा हो गया, ये रिवैल्यूएशन का पैसा हो गया, ये अल्टीमेटली एडजस्ट होके इस तरीके से कुछ हिसाब किताब बन गया, ठीक है। कुछ भी हाइपोथेटिकल मैंने बना दिया, सही है। अब देखो ये सब एडजस्ट करने के बाद ए का बैलेंस कितना, 1 2 3 5, 5 में से 1 गया 4, तो अल्टीमेटली 4 तो ए का बैलेंस आ गया। ऐसे ही बी की बात करें तो 2 इसने लगाया था, 2 इसके रिजर्व्स के हो गए 4, 3 इसको प्रॉफिट मिला 7, 7 में से 1 इसने बी को दिया, तो इसका बैलेंस हो गया 6, ठीक है। सी रिटायरिंग पार्टनर है, उसने 50,000 लगाए थे, 50,000 और 50,000 1 लाख, 1 और 2 3 लाख, और 1 4 लाख, 4 लाख इसका बैलेंस बना, ये 4 लाख हमने लोन में डाल दिया। तो अल्टीमेटली सी के जाने के बाद जो बैलेंस है वो 4 और 6 है, यही तो है। अब क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि जो आपकी कैपिटल है वो सेम होनी चाहिए जो बिफोर रिटायरमेंट थी। तो बिफोर रिटायरमेंट टोटल कैपिटल ये होती है बच्चों, ये वाली ओपनिंग वाली जो बैलेंस शीट से आई थी, ये कितनी है, 2 और 1 3, 3,50,000 है ये टोटल कैपिटल, है या नहीं। जो बैलेंस शीट से आई थी ये है 3,50,000 350। तो हमारी कैपिटल अभी फिलहाल 10 लाख हो रही है, 6 और 4 10, अभी फिलहाल 10 लाख हो रही है।
लेकिन 10 नहीं होनी चाहिए। फर्म बोल रहा है यही होना चाहिए, वो भी न्यू रेशो में। तो 3.5 लाख को जब मैं न्यू रेशो में बांटूंगा तो 175 हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए 1.75, यहाँ पे भी होना चाहिए 1.75, इतना इतना होना चाहिए, समझे। बस अब फिर बैलेंसिंग करनी है 4 लाख, होना चाहिए 1.75, तो 2.25 निकाल लेगा, 2,25,000 निकाल लेगा। ऐसे ही है 6 लाख, होना चाहिए 1.75, तो ये अल्टीमेटली अपना कितना है, 6 है ना, 4.25 निकाल लेगा। ये 4.25 4,25,000 निकाल लेगा। तो अगर वो ये बोल दे कि अब जो नया कैपिटल है वो सेम होना चाहिए एज द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले, तो रिटायरमेंट से पहले तो बच्चों टोटल कैपिटल ये है, ये आपको लेना है, ठीक है। यही मैंने आपको लिखवाया, देखो क्या लिखवाया मैंने आपको, when the new capital is to be made equal to capital before retirement। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ओल्ड कैपिटल लो पुरानी बैलेंस शीट में से और फिर इसको नई रेशो में बांट दो, सिंपल, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है सर? केस नंबर 4 में बच्चों आपको कुछ काम करने हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है रिटायरमेंट, ये ऐसा लिखो, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये, दिस अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट होना चाहिए, ये पैसा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आए, और न्यू कैपिटल शुड बी इन न्यू रेशो। जो नया कैपिटल है वो नए रेशो में होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, सी इज टू बी पेड इन सच अ वे दैट ए एंड बी विल ब्रिंग इन द अमाउंट फॉर सी, ए और बी अमाउंट लेके आएंगे सी का, एंड ऑल्सो देयर कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें ना 3 काम करने बोलेगा आपको। 3 काम करने क्या बोलेगा? सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करो, दूसरा ये अमाउंट कौन लेके आएगा? ए और बी लेके आएंगे अपने घर से, ए और बी लेके आएंगे यानी इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो नया कैपिटल है वो नए रेशो में होना चाहिए। सर ये कैसे करेंगे 3 काम? इसके बस स्टेप्स लिखो, आज सवाल कराऊंगा तो एकदम क्लियर आएगा। क्या स्टेप्स हैं, तुम क्या करोगे इस केस में? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों क्या करना, आप सबसे पहले आप करना ए, या ऐसे लिखो, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल आफ्टर टोटल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। यानी कि सबसे पहले तो आप ए का कैपिटल और बी का कैपिटल उसको जोड़ लेना, ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल उसको जोड़ लेना। ए और बी वो हैं जो अभी मेरे केस में फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को जोड़ देना, ठीक है। फिर इसमें ऐड करना, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे रिटायरिंग पार्टनर। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आया है यानी सी का बैलेंस, वो इसमें ऐड कर देना। रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पैसा देना है वो इसमें ऐड कर देना। ये आपके पास एक टोटल कैपिटल आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है ए और बी का कैपिटल वो लिखना, फिर जो पार्टनर जा रहा है सी का कैपिटल वो लिखना। बेसिकली तीनों के कैपिटल लिखने हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और इसको नए रेशो में बांट देना बस। स्टेप नंबर 2, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो। बाकी आपका काम खुद हो जाएगा। इसको आप नए रेशो में बांट देना, इसको आप न्यू रेशो में बांट देना, बस इतना काम करना है तुमको, ठीक है। क्या करना है? ए प्लस बी का कैपिटल ले लो, उसमें सी का कैपिटल जोड़ो और उसको नए रेशो में बांट दो। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कर लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अरे वाह ये तो हो गया, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तुम बस ये स्टेप याद रखना, ओके। ये केस नंबर 4 में होता है। केस नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया।
सही है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये सावधान इंडिया केस है, सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, अब केस नंबर 5 लिखवाता हूं तुम्हें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना कल, तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर मजा आ गया, क्या काउंटिंग हुई है, बस तुम लिखते चलना। केस नंबर 5, यहां पे आओ। इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको 4 काम करने हैं। 4 काम क्या करने हैं? सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड ऑफ। रिटायरिंग पार्टनर का बच्चों पेमेंट करना है, ये सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम, इसका पैसा, दिस अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। ये पैसा कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे। सर ये तो पिछले केस में भी हो रहा था, बिल्कुल सेम है। देखो, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर वो पैसा लेके आएंगे। न्यू कैपिटल इज टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे हाँ सर, ये भी पिछले वाले केस में भी हुआ था। और केस नंबर 4, चौथी चीज क्या करनी है? सर्टेन बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड। ये नया है, बस ये काम नया है। वो आपको एक बैंक बैलेंस देगा, बोलेगा इतना मेंटेन करना है। सपोज आपके बैंक में भी 5,000 है, तो बोलेगा 2,000 तो मेंटेन करना है। तो आपको इस तरीके से पेमेंट करना है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए, ये अमाउंट वो घर से भी ले आए, कैपिटल न्यू रेशो में भी हो जाए, और बैंक में वो जो चाह रहा है उतना बैलेंस मेंटेन हो जाए। तो ये काम आपको करना है। तो इसके अंदर ना 4 चीजें हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लो। ये अपने आप में बच्चों एक टास्क है कि ये कैसे करेंगे। तो देखो, कुछ भी नहीं है, स्टेप्स ध्यान रखना। सबसे पहला काम क्या है, वही सेम केस नंबर 4 वाले स्टेप रिपीट करो। पहले तो केस नंबर 4 में स्टेप्स क्या थे? आप लेके आओगे टोटल कैपिटल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल लिखो, यानी कि ए और बी का कैपिटल लिखो, वो आ जाएगा यहां पे। ठीक है, सबसे पहले तो वो। उसके बाद उसमें जोड़ो, ऐड करो जो पैसा चाहिए तीसरे पार्टनर को पे करने के लिए। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे करने के लिए जो पैसा चाहिए वो लिखो यहां पे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी। तो उसको पे करने के लिए जो पैसा चाहिए वो लिखो। तो ए और बी का आ गया। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो पैसा चाहिए, वो हो गया सी का पैसा, वो लिख दो। ये तो पिछले स्टेप में भी किया था सर, तो टोटल कैपिटल आ गया था ना। इसमें अभी टोटल कैपिटल नहीं आएगा। इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको ऐड करना है बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ना यहाँ पे कि आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, वो ऐड करना है। इसमें ऐड करो बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। जितना भी बैंक बैलेंस मेंटेन करना है वो ऐड करो, और इसमें से लेस कर दो, माइनस कर दो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। जो भी आपका एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है वो कर दो माइनस। ये इसमें से माइनस करना है। तो देखो, मैंने तुमको क्या बताया, जो पिछले वाला केस था ना, ये 2 चीजें तो उसमें भी करनी थी। क्या करना था? ए और बी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी कैपिटल लिखो, प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर है जितना उसको पैसा देना है वो जोड़ो। ये तो पिछले में भी करना था, लेकिन इसमें हमको ये बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना था। तो बैंक बैलेंस वाले केस में क्या करना है, जितना मेंटेन करना है वो जोड़ दो, क्योंकि ये मेंटेन करना है। बाकी जो बैलेंस है, जो आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस है, उसको हटा दो। एग्जिस्टिंग का मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। अभी जब सवाल करेंगे ना तुमको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले मैंने स्टेप्स लिखवा दिए ताकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कौन सा टोटल कैपिटल है? ये न्यू वाला, जो न्यू वाला कैपिटल है। ठीक है, बस अब इसको बांट दो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, डिवाइड टोटल
कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको बस नई रेशो में बांट दो, इसको आपको न्यू रेशो में बांट देना है, न्यू रेशो में बांट दो, ठीक है। एंड पे ऑफ सी को पे ऑफ कर दो। ये बच्चों पॉइंट इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ नए रेशो में नहीं बांटना, डिवाइड करो एंड पे ऑफ सी का पेमेंट यहां भी करना है, क्योंकि यहां पे लिखा था ना कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है, तो नए पार्टनर को बेसिकली डिवाइड करने के बाद सी का पेमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं बच्चे, मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखवाए हैं, एक बार सारे स्टेप्स लिख लो। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर मुझे कुछ इसमें से समझ में नहीं आ रहा या अभी कुछ पता नहीं चल रहा, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा आज का काम सिर्फ इतना है कि जो जो स्टेप्स मैंने बोले हैं ना, ये स्टेप्स तुमको लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्या मैंने करने को बोला, कि ए और बी का कैपिटल जोड़ा, सी का जोड़ा, जो एग्जिस्टिंग करना है बैंक बैलेंस जो मेंटेन करना है वो जोड़ो, जो एग्जिस्टिंग है वो हटा दो, फिर उसको नई रेशो में बांट दो। तो ये स्टेप्स लर्न करना कि कहां पे क्या स्टेप करना है, ये एक बार हो गया ना, फिर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कल 5 सवाल कराऊंगा इन 5 केसेस पे, ये कॉपी तभी साथ में चाहिए मुझे, ये साथ में होगी तभी तुम कर पाओगे, तभी तुमको मजा भी आएगा। तो 5 केसेस के 5 सवाल कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं से कोई सवाल पूछ ले तुम्हारे से कैपिटल एडजस्टमेंट का, तुम फंसोगे नहीं उसके अंदर, ठीक है मेरी जान। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सब स्टेप्स लिखे होने चाहिए, इसी पे मैंने आज ये क्लास लगाई है। ये हमारा केस 1 था, ठीक है, जब एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही नई रेशो में बांटना था, जो कैपिटल निकल के आई बस उसी को नए में बांट दो। स्टेप 2, एक कैपिटल गिवन होगा, कोई भी अमाउंट गिवन होगा, उसको नए रेशो में बांट दो। स्टेप 3 बोल रहा हूं, केस 3, जब नया कैपिटल पुराने के बराबर होना चाहिए, तो पुराना बैलेंस शीट वाला कैपिटल देखो, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो नई रेशो में, ठीक है। केस नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3 काम करने हैं, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है, अमाउंट वो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आने चाहिए, और फिर जो न्यू कैपिटल है वो न्यू रेशो में होना चाहिए। तो 3 चीजें आपको करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। देखो इसमें बैंक का कोई काम नहीं है, तो बैंक का कोई काम नहीं हुआ, बस A प्लस B प्लस C तीनों की कैपिटल जोड़ी, नई रेशो में बांट दिया, खत्म। इसमें क्या करा, A प्लस B प्लस C जोड़ा, प्लस जो बैंक बैलेंस मेंटेन करना है वो जोड़ा, माइनस जो अभी बैलेंस है वो हटा दिया, उसको नई रेशो में बांट दिया। ये स्टेप्स है, अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करो।